ओवरऑल एफिशिएंसी की हम बात कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं एज ए नेशनल जी। प्रोडक्टिविटी, कि क्या आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतनी एफिशिएंट है। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वर्कर क्लास की बात करें। कि ओवरऑल मेरे ख्याल प्लानिंग एस्पेक्ट हो गया है, फंडिंग की जो डिस्कशन है वो हो चुकी है। नेचुरली ये एक लोन बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो जो आईएमएफ की अभी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम्म। वो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट हमें इसको आईएमएफ के स्कोप से बहुत बाहर होके सोचना पड़ेगा, कि क्योंकि ये अगर आपका प्रोजेक्ट है तो ये तीन एस्पेक्ट में हमें बहुत सपोर्ट करता है। एक ये कि ओवरऑल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है, जो पोल्यूशन हमारे ट्रक्स हैं, ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो वो फैला रहा है, उसकी एफिशिएंसी है, टाइम लैग है और यस। उसकी जो कॉस्ट है। अगर हम रेलवे को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारी जो ट्रेड और लॉजिस्टिक्स है और सप्लाई चेन है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो हम्म। हमारे यहाँ ये एक पॉलिटिकल एक हम इसको हमारे पास बहुत आसान एक आंसर भी होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के उसमें हम डाल देते हैं डस्टबिन में, इसके जी पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो हाँ, हमारे वो पैसे तो बच जाएंगे। इजी वे आउट लेकिन है ये फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम। इजी वे आउट है कि जी हमारे पास, हाँ ये सबके लिए, मिशंस के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टर तो ये चीज बाय नहीं करता ना, वो तो कहता है मुझे 30 साल की पॉलिसी दें, मैं आपके पास $1 बिलियन या $1 मिलियन लगा रहा हूँ जो कि आपके पास नहीं है, मैं लगा रहा हूँ, तो फिर आप मुझे इतनी सिक्योरिटी दें, मुझे ये ना बताएं कि आज किसकी गवर्नमेंट और कल किसकी होगी और एग्जैक्टली, उसमें कौन एग्जैक्टली, सी। एग्जैक्टली। ये देखिए आपका मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल और वायबल होगा तो आपकी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इवन जो पॉलिटिक्स है वो भी करेगी। वरना जब भी इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं तो फिर ऑल्टरनेटिव रास्ते निकलते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब। फॉर्मर सीईओ हैं केपी प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और सीपेक अथॉरिटी के साथ मुंसलिक रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। है। जी थैंक यू सो मच। इस वक्त एक चाइनीज डेलीगेशन है पाकिस्तान में, और बात ये हो रही है कि सीपेक का फेज 2 शुरू होने जा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड सूरत हाल जरा डिफरेंट नजर आ रही है। वो ये कि वहाँ उनके जो यहाँ पे डेलीगेशन आया है वो तो कोई खास मंसूबा नहीं लेके आया है। दे आर रादर हियर फॉर रिव्यू ऑफ फेज 1। आप कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसको फेज 2 कहा जा रहा है, चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान के साथ? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि इस तमाम एस्पेक्ट को रिव्यू करने से पहले हमें देखना होगा कि सीपेक ने अभी तक क्या किया है पिछले 10 साल। जी। पूरा डेकेड हो गया है, हमने उसके ऊपर काफी डिस्कशन भी की है, प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है, पॉलिटिकल स्लोगन्स भी रेस किए गए हैं गेम चेंजर के और अदरवाइज भी। सो मेरे ख्याल में आई थिंक ओवरऑल जो सीपेक है उसने हमारे कुछ जो चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस, उसमें सपोर्ट तो की है, जिसमें एनर्जी का सेक्टर है। उसके अंदर अभी हमारे पास तकरीबन 11,000 मेगावाट के करीब बिजली आ जाएगी इस साल के एंड तक या अगले साल के मिड तक। इसके अलावा गवादर के अंदर प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। गवादर एयरपोर्ट इंशाल्लाह इस साल कमीशन हो जाएगा, होपफुली को बात ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल में चाइनीज लीडरशिप में से कोई ना कोई विजिट जरूर होगा। उसमें दो प्रोजेक्ट्स तीन मुझे नजर आते हैं, एक सुकी किनारे का प्रोजेक्ट है, गवादर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो इनॉग्रेट करेंगे, यानी कि इस साल जो है वो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिलीवरी होगी, उसमें गवादर एयरपोर्ट का है, सुकी किनारी का प्रोजेक्ट है, एक दो और भी प्रोजेक्ट हैं ट्रांसमिशन लाइन के साथ भी एसोसिएटेड। तो मेरा ख्याल है इस साल चाइनीज लीडरशिप का कोई ना कोई विजिट होगा। जो प्राइम मिनिस्टर का अभी रिसेंट विजिट है उसकी फीडबैक भी अच्छी आई है। ओवरऑल अगर हम इसको रिव्यू करें तो हमारे पास, हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं तकरीबन 500 से 700-600 किलोमीटर के करीब। हमारी हाईवे के तकरीबन मोटरवे को मिला के तकरीबन 585 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स हुए हैं हमारे। गवादर के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट हुए हैं जिसमें ईस्ट वे एक्सप्रेस वे है, एयरपोर्ट का मैंने अभी जिक्र किया, हम्म। पोर्ट की ऑपरेशंस में काफ़ी एक्टिविटी हुई है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर हमारा डला है। हमारे एनर्जी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के।
ये तो बहुत अच्छे हमारे फीडबैक है। कुछ जगहों पे जहाँ पे चैलेंजेस हैं और फीडबैक इतनी इंकरेजिंग नहीं है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और उसमें मेरा ख्याल है कि सीपैक को हम ब्लेम नहीं कर सकते या चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी प्रिपरेशन की लेवल तो उस लेवल सर्टेनली नहीं वी कैन थी नॉट ब्लेम देम। या हमारी नहीं बात है। हुई थी डॉक्टर साहब, मेरी बात हुई थी एक साहब से जो कि इस सारे मामले को देखते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और उनका नाम है अभी लेना मुनासिब नहीं है। उनका प्रोग्राम आएगा तो वो जी शेयर जी, हो कोई जाएगा सबके साथ। उन्होंने तो ये स्टोरी सुनाई कि यहाँ पे फॉरेन ऑफिस बहुत हैवी रिश्वत तलब कर रहा है चाइनीज इन्वेस्टर्स से। मेरी वहाँ चाइनीज टेलीविजन नेटवर्क के एक कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हुई, मिस्टर शेन उनका नाम है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ कराची में कस्टम के हुकाम जो हैं वो बहुत रिश्वत लेते हैं जो सामान आता जाता है उससे। तो ये बातें ऐसी नहीं हैं जो सिर्फ हम ही को मालूम हो, ये चाइनीज को भी मालूम है। हमसे जितनी हमें पता है उतनी उन्हें भी पता है। तो इस सूरत हाल के अंदर हाउ डू यू सी कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है इट इज गुड, जिसके अंदर आगे कोई बात बनेगी, इसमें उनकी सीरियस रिजर्वेशंस मौजूद हैं। मेरा ये देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकता हूँ एज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड भी और सीपेक के साथ, और मैं चाइनीज के साथ भी काफी काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ एनर्जी सेक्टर में स्पेशली। मुझे ये रिश्वत वाला जो एस्पेक्ट है, ये शायद हमारा एक नैरेटिव भी बन चुका है, वो तो मुझे इतना नहीं मैं कह सकता। लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी की हम बात कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं एज ए नेशनल प्रोडक्टिविटी, कि क्या आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतनी एफिशिएंट है। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वर्कर क्लास की बात करें। ओवरऑल जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का, एफिशिएंसी का सिस्टम है, हमारे ओवरऑल एग्जीक्यूटिव का, एकेडेमिया का, क्योंकि ये तमाम एस्पेक्ट आप यू आर डील किसी ना राइट, किसी आई सूरत करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का इशू है, और ये इसका सीपेक और नॉन सीपेक से ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक हमारी ओवरऑल It is नेशनल not CPEC एफिशिएंसी से है। specific. That's true. It's जी जी। everywhere. It is everywhere. But it is affecting. ये कितना मेजर प्रोजेक्ट है जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ। ML1 की क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है? ये ML1 का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो ग्राउंड वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे वो ओवरऑल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, और ये उस तरह नहीं होगा जिस तरह लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरनाइट रेलवे का सिस्टम चेंज हो जाएगा। और हम्म। आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं उसका जवाब आपके इस क्वेश्चन में देता हूं जो आपका पिछला भी क्वेश्चन था, कि ओवरऑल मेरे ख्याल प्लानिंग एस्पेक्ट हो गया है, फंडिंग की जो डिस्कशन है वो हो चुकी है। नेचुरली ये एक लोन बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो जो IMF की अभी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम्म। वो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट हमें इसको IMF के स्कोप से बहुत बाहर होके सोचना पड़ेगा, कि क्योंकि ये अगर आपका प्रोजेक्ट है तो ये तीन एस्पेक्ट में हमें बहुत सपोर्ट करता है। एक ये कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है, जो पोल्यूशन हमारे ट्रक्स हैं, ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो वो फैला रहा है, उसकी एफिशिएंसी है, टाइम लैग है, और Yes, उसकी जो कॉस्ट है। अगर हम रेलवे को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारी जो ट्रेड और लॉजिस्टिक्स है और सप्लाई चेन है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो आई that's थिंक फॉर true. दैट हमें That's right. जरूरत है ML1 की। तो अगर लेट्स से हमारे पास अगर एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं तो इतना तो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप को बेयर करना पड़ेगा फॉर हम्म। समथिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जिस तरह हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। अच्छा, Yes. अब ये तो बात होगी उसकी इंपॉर्टेंस की और वैलेटिलिटी की। जो जो मेरे लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि क्या हम एक नया सिस्टम, एक नई मैकेनिज्म, एक नया ML1 प्रोजेक्ट इसी रेलवे के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर देना पसंद करेंगे, जबकि Do you हम mean the अगर हम इंडिया के अंदर bureaucratic structure within ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ओवरऑल के? ओवरऑल ओवरऑल रेलवे, हाँ मतलब ओवरऑल पूरी रेलवे की बोगियों से, उसकी सर्विस से, उसकी ब्यूरोक्रेसी से, उसकी हम्म। टिकटिंग सिस्टम से, उसकी ओवरऑल ओवरऑल स्ट्रक्चर से। तो हम्म। क्या हम ये उसको देना चाहेंगे कि हम इतना लोन लें और आप आगे से उसको दे दें और वो अपनी सिक्स बिलियन इनएफिशिएंसी की वजह से डॉलर्स इसको फेल कर सिक्स दे? तो बिलियन मेरा डॉलर्स ये क्वेश्चन, I ये think you are raising a वे very मोर, important ये तो आज की question. बात है ना हमारी। Yes, जी, you are हमारी raising a देखो very important $6 बिलियन question. तो आज की बात है जी। जी। क्योंकि आपकी जिस तरह डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, तो 6 बिलियन को अगर आप आज और कल अगर लेट्स से डॉलर का
रेट में कोई चेंज आता है तो फिर वो 6 को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं पाक रुपीज में तो चेंज हो जाएगा। हमने तो एग्जैक्टली। पाक रुपीज में भी उसको डील किया। तो आई आई थिंक उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ओवरऑल। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको अगर आपने लाना है तो आपको एक एसपीवी का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप 3 टीयर्स, एक एग्जिस्टिंग रेलवे, एक प्राइवेट सेक्टर और एक चाइनीज रेलवे, क्योंकि चाइनीज इस वक्त ग्लोबली सबसे मोस्ट एफिशिएंट, स्पेशली हाई स्पीड रेलवे में मोस्ट एफिशिएंट है। ये रेलवे जो ML1 है, ये आपकी स्पीड अभी जो एग्जिस्टिंग अराउंड 30 to 40 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 100 के करीब ले जाएगी। अब उस एफिशिएंसी को डील करने के लिए आपको एफिशिएंट सिस्टम भी चाहिए ना। तो एग्जैक्टली। मेरा ये ख्याल है कि आपको एक एसपीवी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, पब्लिक भी आए तो एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल भी आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरी एक सबमिशन है। वेरी, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन मैनी वेज। ये आइडिया आप प्लानिंग कमीशन के साथ काम करते रहे, मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं इससे रिलेटेड। नंबर वन, विल कम टू दोज क्वेश्चंस, लेकिन इस आइडिया को अगर हम एंटरटेन करें कि एक नई अथॉरिटी या नई बॉडी क्रिएट की जाए टू ऑपरेट ML1, तो ये एक तो ये सील लग जाएगी इस बात पे कि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज का सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है टू द एक्सटेंट कि इसके हवाले कोई नया मॉडर्न प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, और वो अपनी वो 30 to 40 माइल्स की एवरेज को वो मेंटेन करते रहे जो भी उसके साथ करना है, बट एनी न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू दैम। ये बात तो क्लियर हो जाएगी इससे। ये आपकी जो ओवरऑल वर्किंग स्पीड है ना, ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स की जो उसमें सोच है, वो 30 to 40 किलोमीटर पे काम करती है, मेंटल स्पीड भी, फिजिकल स्पीड भी। तो जी। जब आप 100 किलोमीटर पे जाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव होना पड़ेगा, इसका तो कोई हमारा आपके सिस्टम पास सपोर्ट नहीं करता ना अल्टरनेटिव। उस स्पीड को किसी भी तरीके से। दूसरी चीज ये कि ये जो 32 हमारे यहाँ इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, इसी का हिस्सा थे सीपैक का। अगर तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ, रोड एंड रेलवे नेटवर्क के साथ वो डेवलप नहीं होते, और अभी वो दो बहुत मार्जिनली डेवलप हुए हैं उनमें से पिछले 10 सालों में, तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट विदाउट डेवलपिंग दो जोन्स एंड विदाउट ब्रिंगिंग द एनर्जी कॉस्ट डाउन, ये बैलेंस कैसे आप देखते हैं कि ये कैसे क्रिएट होगा, एंड हाउ विल यू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोजेक्ट? जी, आई 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 थिंक कि हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं इसके लिहाज से। एक तो ये कि क्या हमें रिक्वायर्ड है, आपके जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, स्पेशली करंट अकाउंट डेफिसिट के, डॉलर की अवेलेबिलिटी के, करेंसी के जो इश्यूज हैं, आपके पास क्या ये इसकी रिक्वायरमेंट है एससीजीज की? तो मेरा ख्याल है इसका तो डबल यस है आंसर। आपके यस। पास कोई चॉइस नहीं है। और आपके पास जो चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन में आपकी सोसाइटी आ गई है, आप ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान को तब्दील कर दें इनटू एन इंडस्ट्रियल हब। ये जो एशियन टाइगर वर्सेस डूम्सडे सिनेरियो है ना, ये दोनों हमारे सिनेरियो। आप अपोजिशन में हैं तो डूम्सडे है, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो एशियन टाइगर है। ये दोनों, ये कोई भी हाँ, गवर्नमेंट आप उठा लो। ये तो घिसी पिटी स्टोरी हो गई ना, और जी। बहुत अच्छे से तो चल अब रही आप, है। जी, लेकिन अब आपने ये भी तो करना है कि आपके पास जो 1.3 से 1.5 मिलियन यंग पॉपुलेशन जो एंटर करती है जॉब मार्केट हर साल, तो आपने उसके लिए एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करनी है। अभी तो आपकी इंडस्ट्रीज बिल्कुल लिमिटेड हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल, वो बड़ी जोग्राफिकली लोकेटेड हैं। तो आपके पास जो केपी है वो ट्रेड के लिहाज से बिल्कुल हुआ हुआ है। जी। कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैं, बाकी पंजाब है या सिंध है। तो आपने इसको ओवरऑल जोग्राफिकली स्प्रेड करना है। अब उस लिहाज से ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पूरे सूबों को तब्दील करें या माइंडसेट। तो उसका सबसे आसान तरीका जो चाइना ने किया और अब ग्लोबली हो रहा है, वो ये कि आप छोटे छोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं और उनके अंदर आप ये तब्दीली लाने की कोशिश करें। उनको यूटिलिटीज दें, बिजली दें, गैस दें, टैक्स हॉलीडेज दें, और उससे फिर आपकी एक ओवरऑल स्प्रेड आएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जी। मेरा ख्याल है जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब ये एग्जैक्टली। जरूरत ये है कि थोड़ा सा ना जो गलती हुई ना मेंटली, जो इसकी कैलकुलेशन की, एक तो गवर्नमेंट चेंज हुई बीच में 2 दफा। एक दफा
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आई, उसके बाद फिर शहबाज साहब की गवर्नमेंट आई, अभी फिर ये तीसरी है। तो हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल एक हम इसको हमारे पास बहुत आसान एक आंसर भी होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के उसमें हम डाल देते हैं डस्टबिन में या हर चीज के, जी पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो हाँ हमारे वो तो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। इजी वे आउट लेकिन है ये फ्रॉम ऑल जी प्रॉब्लम। इजी वे आउट है कि जी हमारे पास, हाँ ये सबके लिए, या पॉलिटिशियंस के लिए तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टर तो ये चीज बाय इन नहीं करता ना, वो तो कहता है मुझे 30 साल की पॉलिसी दें, मैं आपके पास $1 बिलियन या $1 मिलियन लगा रहा हूँ, जो कि आपके पास नहीं है, मैं लगा रहा हूँ, तो फिर आप मुझे इतनी सिक्योरिटी दें, मुझे ये ना बताएं कि आज किसकी गवर्नमेंट और कल किसकी होगी या एग्जैक्टली उसमें कौन एग्जैक्टली सी। एग्जैक्टली। तो उस लिहाज से आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच चाहिए। मैं समझता हूँ कि SIFC एक अच्छा एक मॉडल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है, सस्टेनेबल शायद ना हो सके, डिपेंड करता है किस गवर्नमेंट की आती है, क्या स्ट्रक्चर आता है। तो SIFC को अभी आज इन दिस टाइम इन एज आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूज करना पड़ेगा, जहां पर पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, तो ये एक अच्छा एक स्टेप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, और अभी रेलवे की भी इस सिलसिले में बात हुई, हम जो एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप नए बनाने हैं तो फिर पुरानों को खत्म करें या उनको एफिशिएंट तो करें। दैट्स द होल आइडिया। जब मैंने पहले बात की कि अगर तो वो इतने इनइफेक्टिव हैं तो उनको फिर तो उनको खत्म खत्म करें। करके फिर नई चीज लेके आए, दो रखने की क्या जरूरत है। ये जी, आपने अभी और मैं SIFC आपको का जिक्र किया डॉक्टर साहब, उससे पहले जी सीपेक अथॉरिटी बनी थी। उसमें जनरल आसिम बाजवा साहब थे जो उसको हेड करते थे। तो वो ओवरसी करती थी हमारी ब्यूरोक्रेसी को कि वो कोई हर्डल्स क्रिएट ना करे। तो एक वॉच डॉग रखना पड़ता है हमें ये देखने के लिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है दे आर बिहेविंग देमसेल्व्स। उसी के लिए SIFC बनाई गई है। बट वी हैवंट सीन एनी रियली इनकरेजिंग रिजल्ट्स के यहाँ से आए हों। सीपेक अथॉरिटी को भी डिसॉल्व कर दिया गया। सो ये वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक होते चले जा रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी तो इस तरह नजर आती है ना हमारे पॉलिसी के अंदर। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड, जो आपसे बात करके मुझे फील हो रहा है, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन और KP के अंदर आपने सीनियर पोजीशंस में काम किया इन एरियाज वेयर प्लानिंग टेक्स प्लेस। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे ML1 का भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसकी फिजिबिलिटी को इवेल्युएट करने का क्या मैकेनिज्म है? यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट होनी है या किसी की इन्वेस्टमेंट आनी है, किसी ने पैसे लगाने हैं, हम इसमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 90% से ज्यादा तो लोन्स हैं। दिस इज नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दीज आर लोन्स जो हमें पे बैक करने हैं। तो इसकी इवेल्युएशन का क्या मैकेनिज्म है? कैसे इवेल्युएट किया जाता है कि जी ये $6 बिलियन का या $8 बिलियन का मंसूबा है तो इसको कर लेना चाहिए? हाउ डू वी डू दिस इवेल्युएशन ऑफ द फिजिबिलिटी? एक तो ये कि जो आपके पब्लिक सेक्टर है उसके पास ये सहूलत मुहैया होती है कि वो फिजिबिलिटी आउटसोर्स भी कर सके। ये तो डेफिनेटली होती है, उस सिलसिले में आप मल्टीलैटरल से भी अप्रोच कर सकते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है जो कि आपको फिजिबिलिटी करके दे सकती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह ML1 है, तो ये तो इतनी दफा डिस्कस और इतने अरसे से हम चल रहे हैं कि इसकी तो हम किसी ना किसी स्टेज पे फिजिबिलिटी कर भी लेंगे, एनवायरनमेंट भी, इकोनॉमिक भी, फाइनेंशियल भी और डेट रिलेटेड। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आप लेके जाना चाहते हैं पिच करने के लिए, उन उनकी बैंकेबल, चाहे फॉर एग्जांपल टूरिज्म सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उनकी बैंकेबल फिजिबिलिटीज हैं आपके पास कि नहीं, क्योंकि उसके बगैर नहीं होता। और ये इनिशियल इनपुट और इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट ने करनी होती है, गवर्नमेंट करे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप करा लें, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास किस किस्म की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमारे पास एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है जो अंग्रेजी बोलती है इन टेक्नोलॉजी पे, उसकी थोड़ी बहुत, मतलब ओवरऑल मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि एवरेज से थोड़ी सी ऊपर है। मे बी हम अपने कंपेटिटर्स इंडिया के लिहाज से उतने अभी नहीं है, बट वी आर मूविंग स्लोली दैट वे। तो आई थिंक कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास ज्योग्राफी है, रीजनल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हमारे पास चैलेंजेस चार पांच हैं, इतने ज्यादा चैलेंजेस भी नहीं है फ्रेंकली। एक तो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आजकल बहुत डिस्कशन होती है, आपने चाइनीज डेलीगेशन की बात की, उन्होंने भी
टाइम एंड अगेन जो फॉरेन मिनिस्टर चाइनीज आया था उसने भी, जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर था उसने यस, भी ये बिकॉज बात। इट इंश्योर्स द तो कंटिन्यूटी कि वो उनके जो भी जी, प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। तो आप पॉलिटिकल हार्मनी को या कंटिन्यूटी पॉलिसी को एक ही टॉपिक, एक कंसर्न दे सकते हैं। जी। सिमिलरली सिक्योरिटी का कंसर्न है, आपने जहाँ पर एरियाज में जहाँ पे माइनिंग है या डैम के प्रोजेक्ट्स हैं उधर सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। आपके इंसिडेंट जो है, एक इंसिडेंट किसी भी प्रोजेक्ट को 2-3 साल पीछे ले जाता है। नेचुरली ह्यूमन लाइफ मैटर करती है। जी। तीसरा हमारा मैंने जिस तरह का प्रोडक्टिविटी का चैलेंज है वो इतना बड़ा नहीं है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, आपकी गवर्नमेंट की अप्रोच भी हो सकती है। और चौथा ये है कि आपके डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है, कि आपके डॉलर रेट आपका डिटरमिन नहीं होता है। आप आज फिजिबिलिटी कुछ करें, महीने बाद वो चेंज हो जाए, या, वो सारा आपका वो मॉडल तो जो छोटे था। मोटे कारोबार के लिए भी यही प्रॉब्लम है। हर हर जी सर, लेकिन आप सोच लें कि इतनी बड़ी। तो ये 4 या 5 हैं आपके चैलेंजेस, इतने ज्यादा नहीं है। तो अगर जो आपने SIFC की बात की, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो काम है ना, एग्जैक्ट काम, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो SIFC के थ्रू कर ले, वो पॉलिसी मेकिंग है। आप पॉलिसी बनाए लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाए, उसमें ऑपोजिशन को भी शामिल करें, SIFC से उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करें। जो अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की और हर लीडर बात करता है, प्रॉब्ली मुझे अब ये नहीं पता कि कितना इम्प्लीमेंट होता है, वो ये है कि गवर्नमेंट बिजनेस से निकल जाए या बिजनेस से एक स्टेप पीछे ले ले, कम से कम पॉलिसी की हद तक रहे, पॉलिसी की फिर वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन की हद फुटप्रिंट तक की जो रहे। बात हो रही है, जी। एक असेसमेंट तो ये है कि वो 80% तक है इन डिफरेंट एरियाज। तो अब अगर 80% से रिटार्ड हम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 80% से हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो ये एक चैलेंज रहेगा ना आपके पास। जी जी जी। क्योंकि पक्की देख, नौकरी वाले का एहतसाब करना आसान काम नहीं है इस मुल्क के एग्जैक्टली अंदर, आप एग्जैक्टली कह लें। डॉक्टर, मैं मेरे जी। माइंड में देखिए, जैसे अभी आपने ये कहा कि ये एक हम नई बॉडी क्रिएट कर लें टू रन दी ML1 फॉर एग्जांपल। ब्यूरोक्रेसी तो बहुत खुश होती है इसलिए कि वहां पे ग्रेड 21 22 की और चार वहां पे पोजीशंस निकल आएंगी। फिर वही एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फुटप्रिंट इन डिफरेंट एरियाज। SIFC या सीपेक अथॉरिटी यही इंश्योर करने के लिए बनाई गई ना कि ये कॉन्टिन्यूटी रहेगी डिस्पाइट एनी पॉलिटिकल चेंजेस। बट वी हैव सीन कि इट हैज नॉट वर्क, क्योंकि अगर इफ यू अलाउ मी टू स्पीक अ लिटिल मोर फ्रैंकली हियर कि सर आपका शो है। देखिए, अगर एक आर्मी चीफ उनका ब्रेन चाइल्ड है, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका ब्रेन चाइल्ड है SIFC, and the next man in might have something else in mind। तो फिर ये भी तो पर्सन टू पर्सन है ना, इंस्टीट्यूशनल नहीं है। ये एक इंडिविजुअल का आइडिया है। इसमें जी, इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो आर्मी है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अपनी क्लैरिटी है कि हम्म। हमने इस मुल्क के अंदर क्या, इकोनॉमिक में वाइज कर रहा हूँ कि, और हमने एक इस पे बहुत डॉक्ट्रिन की भी बात की, हमने अपनी स्ट्रेटजी की, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो कि सिविलियन मोहित यूसुफ साहब भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो हम उस लिहाज से जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक, जी जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तो हम जाते हैं सर, लेकिन जी क्या हमें जियो इकोनॉमिक्स का आइडिया है कि नहीं है? देखिए 2-3 चीजें अब हमें, हर हर आदमी को, और हमें ये शायद अपने कैरिकुलम में डालनी हो। मैं अपनी हम्बल सबमिशन दे रहा हूँ, मैं एक प्रोफेसरी की हद तक दे रहा हूँ कि अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छी है, और ओवरऑल आपकी एक विल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो ये 3 इंग्रेडिएंट बेहतरीन है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास है। अब हमने ये समझना है कि जियो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जो जियो सिक्योरिटी है और जियो जियो का वर्ड लगा के आप इसको मर्ज कर देंगे, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा इससे बियॉन्ड है। आपने जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करना है। अब उस लिहाज से आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है, चेम्बर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है कि क्या वो, फॉर एग्जांपल मैं आज अगर एक चाइनीज बड़ा इन्वेस्टर लाता हूँ, जैक मा को ले आता हूँ फॉर एग्जांपल, हम्म। वो अपनी एफर्ट करके, कोई और एफर्ट करके ले, गवर्नमेंट एफर्ट करके ले, यहाँ पर किसके साथ वो जॉइंट वेंचर करेगा?
कौन है जिसके साथ, वही 5-10 कंपनी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्या और आप उन 5-10 कंपनियों से बियॉन्ड आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप अपने पास नए एवेन्यूज क्रिएट कर रहे हैं, या वही फैमिली बिजनेसेस ही एक्सपैंड कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं? तो इसमें एक और प्रॉब्लम भी है डॉक्टर साहब। आप किसी पोजीशन पे होंगे ना, तो ऐसे किसी इन्वेस्टर को लेके आएंगे, द मिनट यू आर आउट एंड अनदर मैन कम्स इन, वो कहेगा कि ये डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब इस इन्वेस्टर को लेके आए थे, इसका इससे जान छुड़ाई जाए और अपनी पसंद का कोई बंदा लेके आया जाए, क्योंकि ये उनका कोई क्लोज आदमी था, मैं अपना क्लोज आदमी लेके आऊंगा। सो तो ये ये इश्यू सर पर्सन पैरेलल। स्पेसिफिक हो जाती है ना सारी सारी इस किस्म की सारी चीज। जी, तो इसीलिए फिर आपके पास इश्यूज आते हैं कि अगर आपके जो पिज्जा या केक का साइज छोटा हो, और मैं इसको बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और जी इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा हो जाएं, तो फिर वो कोई भी उसका फ्रूट नहीं हासिल कर सकता। एंड दैट कम्स टू माय पॉइंट ऑफ कि आप क्या अपनी मिनिस्ट्रीज को, या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की हैं गवर्नमेंट के, उसको फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं, या हर चीज का सोल्यूशन आपके पास नई अथॉरिटी और नई जी जी जी। ऑर्गेनाइजेशन? मैं जब बात कर रहा था ना और मैं जब एसपीवी की बात कर रहा था, उसको बिजनेस मॉडल की बात कर रहा था, और उसकी वजह मैं आपको बता, उसकी वजह ये, क्या आप इस रेलवे को खत्म करेंगे? नहीं कर सकते। आपसे तो पीआईए नहीं खत्म हो रही, तो आप जी, हाँ जी, रेलवे हाँ का जी, हाँ खत्म जी। करेंगे? क्योंकि एक गरीब आदमी की थोड़ा पढ़ सवारी लिख लेना जैसे डॉक्टर मेरी। साहब, ये जरा अगर ये पढ़ लिख लेते ये लोग, तो शायद इन्हें समझ आ जाती कि कैसे करना है। ये एक मॉडल मौजूद है ब्रिटेन में, मिसेस थैचर ने किया था, जैसे प्राइवेटाइज किया था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आई थी। दुनिया में मॉडल्स तो मौजूद हैं। इट इज ओनली अ मैटर कि ये लोग जरा थोड़ा ध्यान लगा के ये चीजें समझ के कर, विल टू डू तो नजर आए ना। और ये मैं फ्रैंकली, इस ब्यूरोक्रेसी के साथ ये काम चल नहीं सकता। फिर आप नई अथॉरिटी क्रिएट करेंगे एंड इट्स अ विशियस सर्कल। I don't know if you देखिए can see any hope in all this quagmire. देखिए मुझे, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम सपोज टू बी होपफुल। एक तो ये बात है, मैंने स्टूडेंट के साथ डील करना होता है। हाउ कैन आई नॉट बी, हाउ कैन आई अफोर्ड टू बी नॉट पॉजिटिव? मेरे पास चॉइस नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि विद इन दैट आई एम क्वाइट होपफुल के, देखिए एक तो ये कि टेक्नोलॉजी और उसका एक्सेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रिएशन में, वन विंडो सर्विस में हेल्प कर रही है, या जी। कर सकती है, या कर रही है। तो ये एक होपफुल एस्पेक्ट है। लोगों की हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन है, आपके पास एक डिवाइस आ गया है जो हर चीज आपको Yes. कंट्रोल करता है। आप वहीं खड़े खड़े एहतसाब भी कर सकते हैं सोशल मीडिया। तो एक होप अच्छा है। दूसरा ये है कि ये बात पब्लिक सेक्टर में भी अवेयरनेस आ रही है कि हमें अब एफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करना है, जो और तीसरी बात ये कि हमें ये पता है कि ये एक ब्यूरोक्रेसी यही होनी है, ये एक इस रीजन का, सब कॉन्टिनेंट का। इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी अफगानिस्तान में भी है, इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी टू से इंडिया में भी है। यही ब्यूरोक्रेसी का मॉडल साउथ साउथ एशिया में South यही मॉडल South है। तो Asia is doomed to exist with तो this kind आपने of इसी system. इसी Yes. ब्यूरोक्रेसी मॉडल में, इसी तरह सीएसएस मॉडल जिसे कहते हैं, वो आपने उसी में रहना तो है। तो वो इसके अंदर आई थिंक जो नए यंगस्टर, जो नई ब्रीड आ रही है, वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, उनके चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं, जो I don't think गवर्नमेंट so. ऑफ फिनांस। It's just hoping against hope. अभी मैं आई एम जस्ट भी, जी जी। तो The quality is अब इस, pathetically low. जी आपका जो ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप और भी मॉनिटरिंग एंड, एकेडेमिया से आपका ताल्लुक है, यू डील विद द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी हैव। हमारा भी वही बैकग्राउंड है। हमने देखा है कि ओवर द इयर्स ये क्वालिटी डिक्लाइन की है, ये इम्प्रूव नहीं हो रही। ये जो हमारे ये तो फिर आप, ये तो ओवरऑल सोसाइटियल इशू है ना। आप ये ये मुझे बताइए कि क्या आपका एकेडेमिया से भी ताल्लुक है, मीडिया से भी है, आप मुझे बताइए कि क्या वहां पे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ओवरऑल, ऑल। सो हाँ, इट्स तो यही तो चैलेंज है। सो आई थिंक वी आर कमिंग समवेयर क्लोज टू वेयर द बेसिक प्रॉब्लम लाइज कि जी, तो ये। उसके लिए फिर हमें हमें देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर हसन दाऊद अपनी यूनिवर्सिटी में वो अपने 20-25 स्टूडेंट्स पे ही काम कर सकते हैं। आप अपने इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ हाँ, ये इन्फ्लुएंस यही में, कर सकते हैं, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट के पास
गवर्नमेंट के पास ये स्ट्रेंथ होती है कि वो इस पे काम कर सके। और व्हेन आई से गवर्नमेंट, मेरे लिए गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट जो ओवरऑल इनकम्बेंट है, आपकी ऑपोजिशन भी तो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, तो यस। उसका भी उतना ही रोल है। हर चीज को अपोज करना फॉर द मैटर के वो पॉलिटिकल गेन्स हैं, तो वो भी सही नहीं है। हर चीज को एग्री करना भी सही नहीं है। तो आई 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 थिंक इस लिहाज से कुछ चीजें हैं, या आप जैसा ML1 की, सीपेक की बात कर रहे हैं, ओवरऑल नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल आपके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसके आप तस्करा कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस। इसको अगर ठीक करना मेरे और आपकी एक घंटे आधे घंटे की डिस्कशन से तो नहीं ठीक होगी। यस। अब ये तो गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट एक, और ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, पब्लिक डिबेट से ठीक करना होगा। जो ब्यूरोक्रेसी सो के अंदर दैट्स जो लोग एग्जैक्टली हैं व्हाट वी उनको आर डूइंग। इन्वॉल्व और करना। आपका बात करना मैटर करता है, हमारा बात करना बिल्कुल मैटर करता है, बिकॉज इसका इसका मतलब है कहीं सोसाइटी के अंदर, अगर हम देखिए, बात करें। आपके पास एक पूरी मिनिस्ट्री है जो कि इंटर कोऑर्डिनेशन की है, एक मिनिस्ट्री है जो कि रिफॉर्म्स की है। पिछली गवर्नमेंट में आपको पता है कि इशरत साहब उसको लीड कर रहे थे, जो रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई गई है। या तो फिर अब मतलब है, अब वो जो रिफॉर्म्स उसमें डिसाइड हुए थे उन, या आप करना चाह रहे हैं उसको जल्दी करें, फास्ट ट्रैक करें, हम रिफॉर्म्स को लें, और ताकि गवर्नमेंट इस या ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है सिस्टम का वो इम्प्रूव कर सके। और ये चैलेंजेस सिर्फ आप ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ वो ये जो गवर्नमेंट के जो DMG ग्रुप की ब्यूरोक्रेसी की बात मैं नहीं करता, मैं तो एकेडेमिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी, क्या HEC हर के अंदर तरफ है। ब्यूरोक्रेसी यू नहीं है? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है। और वो बहुत खतरनाक ब्यूरोक्रेसी है एकेडेमिया वाली, आप जानते हैं। ये बताइए, तो चले वो बैक टू सी पैक, अगर इफ यू अलाउ मी। अभी जो चाइनीज डेलीगेशन है, ये इंटरनेशनल गारंटीज मांग रहे हैं हमसे। ये इंटरनेशनल बॉन्ड्स हमसे चाहते हैं कि हम अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट और देयर लोन्स हम उन्हें दें, ताकि उनका पैसा तो महफूज रहे। यहाँ पे अब उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिए ना हमारे हालात यहाँ पे। उन्होंने कहा जी, अगर ये पैसा खराब करेंगे, डबोएंगे, ये मंसूबे नहीं चलते, तो फिर हम अपना पैसा तो सेव करें ना, जो यहाँ लगा के जा रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि इसका क्या नतीजा निकलेगा हमारे लिए? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एरिया बन है और बन भी सकता है, मजीद बेहतर हो सकता है। इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, ये किसी भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का, कंज्यूमर गुड्स का, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, जूस बेचने की, फ्रूट एंड बेवरेजेस की फैक्ट्री लगा दें, आप नूडल्स बेचने की फैक्ट्री लगा दें, तो पाकिस्तान में मतलब नुकसान नहीं करेगी, इतनी आबादी है। क्लोथिंग की, अपैरल की, टेक्सटाइल की, यस। जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी आप लगाना चाहे, फूड, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये बात सबको पता है। जो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बॉन्ड सॉन्ड्स भी मैटर नहीं करते एक इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली चाइना जैसे मुल्क के इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है पीछे, और इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, इकोनॉमिकली ठीक जा रहे हैं। और चाइना के क्या अपने चैलेंजेस नहीं है, उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस है, इसके बावजूद नेचुरली हमारी नेबरहुड है, वो चाहते हैं पीसफुल पीसफुल स्ट्रांग नेबरशिप, नेबरहुड हो, अमीर नेबरहुड। हम्म। मेरा ये ख्याल है कि जो ओवरऑल जो भी हमारे दोस्त हमसे चाहते हैं, ये इन्वेस्टर दोस्त ही होता है ना सर, आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट कर रहा होता है। वो आपसे जो चाहते हैं वो ये है कि आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉलिटिकल हार्मनी जरूर, हम्म। और वो बहुत जरूरी है। वो अब उसके बगैर चारा नहीं है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि, और ये बहुत ज्यादा बैशिंग होती है हमारे, मैं आप ये इंटरव्यू कभी हम कर रहे हैं ना, तो अगर लेट्स से हम कोई ऐसी बात करें किसी एक के हक में, तो वो दूसरी तरफ उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि आपकी बिल्कुल तो वो जरूर ये करते रहे। हम तो, हमारा देखिए, वी आर नॉट हियर टू प्लीज नहीं, एनीवन, हमारा इंटरेस्ट तो मैं पाकिस्तान आपकी की बेहतरी है। हाँ जी। मैं जी, मैं कुछ और बात, यस। लेट मी यस। कंप्लीट माय जी। तो उस लिहाज से फॉर एग्जांपल चाइना है ना, वो अपने नैरेटिव तो नहीं खराब करना चाहेगा ना, कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करूं, सपोर्ट भी करूं, और बाद में मतलब बातें भी सुनूं। वेस्टर्न ये। मीडिया तो उनके अगेंस्ट ही होता है ना। तो यस। वेस्टर्न मीडिया के पास टूल्स एंड मैकेनिज्म है कि वो इस चीज को प्रेजेंट कर सके इन अ एग्जैक्टली, डिफरेंट और वे। हमने देखा हुआ भी ऐसा। तो तो वो अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हार्मनी हो, तो वो चीज एक तरह से रिस्क मिटिगेट होता है कि जी आप एटलीस्ट लोकल्स तो ये बात ना करें ना कि जी ये ML, अगर मैं ही कहना शुरू कर दूं ML1 का कोई फायदा नहीं है, तो फिर चाइना को क्या फायदा है?
मैं हम्म। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यस। आई थिंक जो ओवरऑल जो जो वो चाहते हैं, कोई भी हमारे दोस्त मुल्क या हमारे साथी है इन्वेस्टर, वो ये जरूर चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर आपको ये लगता है कि मैं उनके, आई एम जस्ट वॉइसिंग वो जो बात करते हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए 18th अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, और लेकिन आप उसके अंदर ये तो इंश्योर करें कि आपको फेडरेशन से जो गारंटीज चाहिए, या प्रोविंशियल जो अगर ऑटोनॉमी भी है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, माइनिंग एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। यस। तो एटलीस्ट इतनी तो हमारे लिए आसानियां पैदा करें कि हम क्योंकि वो तो इस्लामाबाद ही लैंड करेंगे ना, एक फेडरल लेवल पे पहले आएंगे फिर प्रोविंशियल लेवल पे यस। आएंगे। मैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बात करूं, प्राइवेट तो गलियों शलियों में घूम के कर ढूंढ लेता है, अपनी जगह निकाल लेता है, कहीं ना कहीं वॉर जोन्स में भी निकाल लेता है। तो हम्म। आई थिंक उस लिहाज से हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्मनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके जो सिस्टम है 18 अमेंडमेंट के बाद, या पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है वो गलत है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने प्रैक्टिस किया है, अब्यूज भी किया है और यूज भी किए। लेकिन और दूसरे इसके अलावा जो अल्टरनेटिव्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। तो इस सिस्टम के अंदर इतनी तो आप स्टेबिलिटी लाए ना, कि एक इन्वेस्टर आ रहा है तो वो उसको लगे कि यार एज ए नेशन इनको इन्वेस्टमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। आप वियतनाम में जाएं, आप इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर, आपको एयरपोर्ट से वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना शुरू होता जी, है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने एयरपोर्ट में शुरू आप में जब, अर्ज किया कि यहाँ पे एयरपोर्ट से ही कार्रवाई शुरू हो जाती है आने वाले के साथ, तो अच्छा, और जरूरी नहीं दैट है इज कि वेरी आप वेरी ये नोटिस डिस्करेजिंग। कीजिएगा, आप भी बहुत ट्रैवल करते हैं, यू आर वेरी रेड पर्सन, आप ये देखिएगा कि इसका ताल्लुक सिर्फ करप्शन और पैसे से नहीं है, वो हम्म। इनएफिशिएंसी भी होती है, जी जी। डिसीजन मेकिंग इट्स अ की डेडली एबिलिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन। तो आप अगर लेट्स से आप कहते हैं कि वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, और जी। अगर वहां पर आपके आदमी के पास अंग्रेजी बोलने की सलाहियत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। जो वहां पे बैठा है गेट कीपर है, इतनी तो आती होगी उसके कि पास पैसे अगर मांग ले वो उससे वीजा देने के लिए। उसके लिए सर आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी होती, इशारों पे भी काम हो जाता। तो तो वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीजा ऑन अराइवल चाहिए, तो आपकी जो एम्बेसीज हैं आपकी, एक तो डिजिटल कनेक्टिव हो, मॉनिटरिंग रिलेशन बेहतर हो थोड़ा सा, एटलीस्ट इतना सिस्टम के अंदर आप टेक्नोलॉजी को जरूर लें कि आप लोगों को मॉनिटर कर सकें, और रिएक्टिव ना हो। आप ये प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग हो कि आपको पहले से ही अगले को भी पता हो कि मेरे ऊपर एक somebody इज वाचिंग मी। खुदा से, खुदा जिस तरह हम देख रहे हैं, अगर चलो खुदा का खौफ नहीं है तो टेक्नोलॉजी का ही खौफ नहीं, है। वो उसको तो निकालते जिस हैं इस गेम में से। वो होता। तो उस मे भी ये एक तरीका है, लेकिन ये कि अगर हम कोई भी बड़े स्लोगन्स देते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, वीजा ऑन अराइवल के, तो उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी होगी। मैं ये जरूर समझता हूँ कि ओवरनाइट ये चेंज नहीं आएगी, लेकिन स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप इसकी तरफ जाएं तो सही। पहले अब चाइना के साथ मैं सीपेक का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज समझता हूँ ना सर, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ये तो एक चले ठीक है, एक टेंजिबल है ना। लेकिन जो इनटेंजिबल वो ये है कि जब आपके पास चाइनीज इन्वेस्टर आए या इन्वेस्टर आए, और चाइनीज को देख के और भी इन्वेस्टर आए, दोनों देखा कि जी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो हम भी करते हैं, यूरोपियन आए, फ्रेंच आए, और भी ममालिक अरबिक आए, अभी जीसीसी से आ रहे हैं, एसआईएफसी सपोर्ट कर। मैं ये बस ये कहना चाह रहा था कि जो एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉलिटिकल हार्मनी जो आपको क्रिएट करनी है ना उन चीजों के लिए जिनके लिए आपको आपके इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये देखिए आपका मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल और वायबल होगा तो आपकी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इवन जो पॉलिटिक्स है वो भी करेगी। वरना जब भी इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं तो फिर ऑल्टरनेटिव रास्ते निकलते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, तो आई थिंक ओवरऑल वेरी आपको इंटरेस्टिंग थिंग आपने जो अंडरस्कोर किया है कि यहाँ पे इससे हमारा सिस्टम भी एक्सपोज हुआ है, इस के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और हमारे यहाँ क्या हालात हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे वो इसके थ्रू ही एक्सपोज हुई हैं। एंड प्रोबेबली इससे फिर हमें आपको आपको लगता है कि ये जो चीजें एक्सपोज हुई हैं ऑन अ प्लानिंग लेवल, ये कहीं फिर इस तरह से आइडेंटिफाई होके ये एड्रेस भी हो जाएंगी, गिवन दैट वी हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, continuity of policies, etc.
क्योंकि all this will have to work in a combination to make things work. ठीक है, जो चीज क्लियरली है वो ये कि ओवरनाइट तो नहीं हो कुछ चीजें। अब देखिए मैं आपके पास सिनेरियो पेश करता हूँ और फिर हम इस इंटरव्यू को और सीपैक वाइज भी पेश करता हूँ। पहले तो ये कि बिफोर आई प्रेजेंट दैट सिनेरियो, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टिमुलस का मेथड सीपैक अवेलेबल है तीन लिहाज से। एक लिहाज से कि नैरेटिव आपका अच्छा बनता है कि ये एक मुल्क है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो ये एक अच्छा नैरेटिव है। दूसरा ये कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, चाहे वो रेलवे का हो चाहे अदरवाइज। तीसरा एनर्जी की डिमांड, और एक ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है कि चलें जी एक सीपैक है जिसपे एक नेशनल कंसेंसस है और पॉजिटिव अप्रोच। ये तो एक एस्पेक्ट। अब सिनेरियो पेश करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हम एक सिनेरियो देखते हैं और आपके सामने मुझे मेरा इतना विजडम नहीं है लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करता हूँ। एक तो 1 साल से 2 साल, 1 से 2 साल का एक सिनेरियो पेश करते हैं, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट। क्या उसमें पॉलिटिकल हार्मनी आ जाएगी? नहीं आएगी। नहीं क्या है। उसके अंदर हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस कम हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ये तो एक अंडरस्कोर है। लेकिन क्या हमें इस टाइम में जो हार्ड वर्क है वो करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। तो अब ये 1 से 2 साल के सिनेरियो में ये चैलेंजेस है। 5 साल के सिनेरियो में अगर आपके पास सीपैक के अंदर कंटिन्यूटी रहती है, आप देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट किसकी है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। कोई भी हो वो आए, अपना काम करे और गवर्नमेंट अपना करे, अपोजिशन अपना करे, एक SIFC अपना रोल प्ले करे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। अब आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 5 साल के दिन में, तो उससे आपकी इकोनॉमिक हार्मनी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, तो 5 साल के बाद, और उस वक्त आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, डैम के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपके दासू, मोमन, सुकी किनारी, बालाकोट, दयामिर भाषा में कंसिडरेबल अमाउंट का काम हो जाएगा। ML1 आपका सेटअप हो रहा हो। तो 5 साल के बाद आप ये देखते हैं कि आपकी डायरेक्शन बेहतर होनी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी नीचे जाएगी ओवरऑल। बट ये इसके प्रोविजो हैं कि आपके ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो भी क्या बनता है। नेचुरली हम कहते तो हैं कि हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है, बट लेट्स सी कि अमेरिका के इलेक्शन क्या होते हैं, उसके भी शायद हम पे इम्पैक्ट, शायद मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या आउटकम होता है। एक अभी की एग्जिस्टेंस है उधर भी इधर भी। तो 5 साल के बाद एम आई होपफुल? यस। फ्रॉम दिस टाइम टू 5 इयर्स चैलेंजेस हैं। उसके अंदर मेजर अगर कोई डिसरप्शन नहीं आती ग्लोबली भी और लोकली भी, बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द जो रीजन है, मे बी हमारे सराउंडिंग्स हैं, उसमें कोई डिसरप्शन नहीं आती, तो और इस वक्त कुछ All constants remaining the same. जी आज के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके बेस पे 5 साल बाद क्या इम्प्रूवमेंट आएगी? यस, इसमें एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आती है। ये 5 साल चल रहेंगे। 10 साल फिर वही कांस्टेंट अगर चेंज रहे तो यस इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर 10 साल ये कांस्टेंट सेम रहते हैं और इम्प्रूवमेंट आती है, तो आपकी जो ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, जो आज के कांस्टेंट है, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे बेहतरी की तरफ। Right. Thank you very much, Dr. Saab, for your time and elaborating all this for us. और दिन और रात आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।